वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके जंक्शन फिजिक्स क्लासेस और मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की जो क्लास है क्लास 11 फिजिक्स की विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है कि किसी भी भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना। इसके पहले वाले वीडियो में आपको पहला पॉइंट इसका बताया था कि किसी भौतिक राशि की शुद्धता की जांच कीजिए। इसमें विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में 4 प्रकार हैं। पहला था कि किसी भौतिक राशि के शुद्धता की जांच करना, दूसरा है किसी भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना, और तीसरा जो पॉइंट है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना, और चौथा किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। इस तरह से 4 अनुप्रयोग हैं। चारों अनुप्रयोग में से पहला जो टॉपिक हो चुका है वो कल के वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, और दूसरा जो वीडियो है आज आपके माध्यम से आपके लिए मैं प्रेषित कर रहा हूं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज का दूसरा वीडियो, किसी भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसा रहता है इसका। अगर इसमें क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर किस भौतिक राशि की बात कर रहा है और किस में निर्भर करता है, ये हमको पॉइंट जो है तो पकड़ना पड़ता है किसी भी प्रश्न में। तो देखते हैं कि इस प्रश्न में कोई एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे अगर प्रश्न ले लेते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग माध्यम के प्रत्यास्थता गुणांक और उसके घनत्व पर निर्भर करता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या क्या है? ध्वनि का वेग किस पर निर्भर कर रहा है? माध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व। तो यहां पर फिर से एक बार प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि किसी प्रश्न में क्या है कि वायु में ध्वनि का वेग किसी माध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व पर निर्भर करता है। तो कौन निर्भर कर रहा है ये पकड़ना है। तो वायु में ध्वनि का वेग जो है वो भी माध्यम की प्रत्यास्थता होती है E, और जो घनत्व है वो क्या है? D। तो जो V है E और D पर निर्भर करता है। तो इसको हल करने से पहले ये हमको ध्यान में रखना होता है कि कौन निर्भर कर रहा है, किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमको मिल चुका है कि वायु में ध्वनि का वेग यानी V जो है किस पर निर्भर कर रहा है? E और D पर। ठीक है। तो जब हम इसका मान निकालते हैं, तो जब कोई भी वैल्यू हमको इसका सूत्र मतलब पता नहीं होता है, तो उसको हम शुरुआत करते हैं कि V अनुक्रमानुपाती E इंटू डी। अब E की घात हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं? A, और D की जो घात है वो क्या ले लेते हैं? B। क्योंकि यहाँ पर हमको दोनों का मान पता नहीं है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। इसको अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? K एक अनुपातिक नियतांक आता है जो कि विमाहीन राशि है। K का कोई भी विमा नहीं होता है, इसलिए E की घात A और ये D की घात B। इसको समीकरण 2 दे दी। अब यहाँ पे 3 आपके पास भौतिक राशियां हैं। एक ध्वनि का वेग, दूसरा माध्यम की प्रत्यास्थता, तीसरा है घनत्व। तो इन तीनों को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विमा निकाल लेंगे। तो तीनों की जो विमा होगी वो क्या होती है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले V यानी ध्वनि का जो वेग है, वेग का विमीय सूत्र, चाहे वेग का विमीय सूत्र बोल दें या ध्वनि का वेग, दोनों का विमीय सूत्र वही होता है, यानी m0L T इनवर्स 1 m0 L T की पावर -1। इसके बाद प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता, जिसको हम वेग को v से डिनोट कर दिए, और प्रत्यास्थता क्या हो गई? E। इसकी जो विमीय सूत्र हो जाएगा E का, वो हो जाता है mL T माइनस 2, mL स्क्वायर T माइनस 2 mL इनवर्स है mL इनवर्स T का पावर -2, और आता है घनत्व। घनत्व को D से व्यक्त करते हैं, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? m0 L का पावर Q T का पावर 2। एक बार चेक कर लेते हैं घनत्व का जो विमीय सूत्र होगा ml का पावर m का पावर रहेगा और t क्या रहेगा? यहाँ पे 0 रहता है।
m जो हो गया, m का पावर 1, l का पावर 3 है और t का पावर क्या है, -3 घनत्व की। तो सबसे पहले ये देखना रहता कि इनकी विमाएं जो है, तो आप पहले से भौतिक राशि अगर पता चल जाती है तो उनका जो है तो विमाएं हम लिख लेते हैं। तो ये विमा हो जाएगी m, l का पावर -3, t का पावर 0। अब ये तीनों विमाएं क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि v, e व d की विमा समीकरण 2 में रखने पर ये VED तीनों का जो मान हो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो V बराबर समीकरण एक बार फिर से लिख लेते हैं कि E का पावर A और D का पावर B। तो V की विमा क्या है, वेग की m0 L T इनवर्स 1 ये है। फिर बराबर K एक अनुपातिक नियतांक है, इसकी विमाहीन राशि है। आपको बताया था यहाँ पर भी कि इसकी कोई विमा नहीं होती, इसलिए K को हम अलग कर देते हैं। तो E क्या है, E की विमा हमको पता है m L इनवर्स T-2, इसकी घात क्या हो जाएगी A। फिर D घनत्व का विमा क्या हो जाएगी ml का पावर -3, T का पावर 0 और इसकी घात क्या है V। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं, नहीं जो भी घात आई हैं उन सभी घातों को हम क्या कर देते हैं देखेंगे। भी ये लेफ्ट साइड में तो यही रहेगा, LHS पार्ट में ml T इनवर्स 1 बराबर इसकी घात को, यानी m का पावर क्या हो जाएगा A, l का पावर -A और t का पावर क्या हो जाएगा -2b, A। ये जो घात थी, पावर था, इसका अंदर क्या कर दिया, घातों में गुणा कर दिए। ऐसे इसमें कर देते हैं तो m का पावर क्या हो जाएगा, b का गुणा कर देते हैं घात का, फिर l का पावर -3b और t का पावर 0 ही हो जाएगा, b के साथ गुणा होगा तो अब यहां से देखेंगे। अब ये एक तरह से आप एक घातांक नियम पढ़े होंगे, x की घात m इंटू x की घात n। तो उसमें जो घातें हैं वो क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। यदि x की घात m है और x की घात n है, यानी घात अलग अलग है और आधार एक समान है, तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इन दोनों में वही नियम लगेगा कि m का पावर a है, m का पावर b है, यानी अलग अलग घात है लेकिन आधार दोनों का समान है, तो आपस में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो मतलब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा मान, m का पावर 0 L T इनवर्स 1 बराबर, तो यहाँ पर m का पावर क्या आ जाएगा, ये a है और ये वाला b है, तो m का पावर क्या मिल जाएगा a प्लस b। l की पावर के लिए देखेंगे तो ये -3a है माइनस a है और -3b है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा -a -3b आ जाएगा, प्लस माइनस से -3b। और t का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ -2a यहाँ 0 है, तो क्या बचेगा, केवल -2a ही बचेगा। तो इस तरह से m का पावर क्या बन गया a प्लस बी, l का पावर -a -3b, t का पावर -2a। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप में। अब क्या करते हैं, विमीय सामंजस्यता का नियम लगा देते हैं। मतलब दोनों पक्षों, विमीय सामंजस्यता का नियम क्या होता है कि किसी भी विमीय सूत्र में दोनों पदों की प्रत्येक पद की, दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमा क्या होती है, एक समान होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, आपस में तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दीजिए कि विमीय सामंजस्यता के नियम के अनुसार विमीय सामंजस्यता नियम से, विमीय सामंजस्यता का नियम लगा देंगे, मतलब इसकी आपस में क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे।
तो दोनों के पक्षों की जब तुलना करेंगे तो इसकी जो घात a प्लस बी है, इसकी घात क्या है 0, इसकी घात ये है, यहाँ पे घात क्या है कुछ नहीं मतलब 1 है। तो मतलब m की घात का m की घात से तुलना करेंगे, l की घात का l की घात की तुलना से करेंगे और t की घात को t की घात से तुलना करेंगे। तो जब तुलना करते हैं तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा देखते हैं। देखते हैं पहले a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी, इधर क्या है 0, तो a प्लस बी यानी a का मान किसके बराबर हो जाएगा माइनस बी के। a का जो मान है वो किसके बराबर हो गया माइनस बी से। दूसरा तुलना कर लेते हैं, यहां से माइनस a माइनस 3b, माइनस a माइनस 3b बराबर किसकी। तो इस तरह से विमीय समांगता के नियम से पहले वाले मान को हम तुलना कर लिए, a प्लस बी बराबर 0, दूसरा माइनस a माइनस 3b बराबर 1, ऐसे तीसरा मान क्या ले लेंगे माइनस 2a बराबर, तीसरा मान आ जाएगा जो है माइनस 2a बराबर किसके हो जाएगा माइनस 1 के। तो यहां से हमको तीनों ये देखने को मिल रहा है कि यहां से a का मान डायरेक्ट मिल जाएगा, दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं तो a बराबर आ गया 1/2। ये a का मान है। अब a का मान हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं तो b का मान मिल जाएगा। तो b का मान क्या मिल जाएगा मुझे, अगर b का मान यहां से निकालेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। तो a का मान जो है यहाँ पे b का मान रख देते तो माइनस 1/2, यानी a और b का मान हमको मिल चुका है। तो a और b का दोनों का मान कहाँ रख देंगे, हम शुरू में जो निकाले थे समीकरण 2 निकाले थे है ना, तो a और b का ये समीकरण आप 2 में मान रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या आया था एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, a का मान 1/2 है, b का मान माइनस 1/2 है। तो देखते हैं समीकरण 2 था कि जो v था वो बराबर था k e इंटू ए और इंटू डी का पावर b। तो ये था समीकरण 2। तो a और b का मान समीकरण कहाँ रख रहे हैं 2 में। ऐसा लिख सकते हैं कि a व b का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। तो यहां से v बराबर k e का पावर a यानी 1/2 और b का पावर क्या है d इंटू माइनस 1/2। अब ये माइनस में है तो इसको माइनस में है तो इसको हम नीचे अगर ला देते हैं इस फॉर्म में कर देते हैं k e का पावर 1/2 बटे d का पावर 1/2, यानी ऊपर से नीचे गया रहा होगा तो माइनस में था, माइनस से नीचे ला दिए तो क्या हो गया प्लस में हो गया। तो यहाँ से v का जो मान आ जाएगा हम इसको ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1/2 का मतलब अंडर रूट हो जाता है और बटे d का मान भी क्या हो जाएगा अंडर रूट d। तो फाइनली इसका आंसर क्या मिल जाएगा, दोनों में अंडर रूट लगा है मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e/d। मतलब जो शुरू में बोला था विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग में कि किसी वायु में जो माध्यम का वायु का जो वेग है, वायु में ध्वनि का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता E व D के बीच संबंध स्थापित करने है। तो ये जो सूत्र आ गया ये इन तीनों भौतिक राशियों में संबंध को दर्शाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये दूसरी स्थिति क्या हुई पूरी हो गई, किसी भौतिक राशियों के मध्य आपस में। तो ये तीसरा पॉइंट है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। इसके पहले दो पॉइंट हो गए आपके इसमें से जो टॉपिक था, ये तीसरा हो गया क्या कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलना। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो देखते हैं। इसका प्रश्न ये ले लेते हैं कि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स है, तो विमीय समीकरण की सहायता से इसका मान जो है तो किलोमीटर प्रति घंटा में जो है तो ज्ञात कीजिए। दिया है वायु में ध्वनि का जो वेग है, वायु में ध्वनि का जो वेग है वो 332
मीटर प्रति सेकंड दिया, ठीक है। अब इसका मान ये बोल रहा है कि एक ये मीटर प्रति सेकंड यानी सीजीएस पद्धति में है। अब इसको बोल रहा है कि किसमें बदलना है, किलोमीटर पर, यानी इसी वेग को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में जो है तो बदलना है किसको, ध्वनि के वेग को। तो यहाँ पे ये पद्धति मीटर प्रति सेकंड किसमें रही होगी, सीजीएस में। अब हमको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो ये किसमें आ जाएगा, या तो एमकेएस पद्धति में हो जाएगा, है ना, या तो एसआई पद्धति में हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक पद्धति में ये बदल रहा है। तो देख लेते हैं ध्वनि का वेग। इसमें चर्चा किसका कर रहा, ध्वनि का वेग का। तो पहली बात, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है ये लिख लेते हैं। वेग का विमीय सूत्र ये होता है m0 l t इनवर्स, m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1। ये हो गया वेग का विमीय सूत्र। अब जो है इसका मानक रूप अगर ले लेते हैं, यानी m की घात a, l की घात b और t की घात c, ये विमीय सूत्र का क्या हो गया, मानक रूप। ये विमीय सूत्र का मानक रूप है। तो यहां से हम अगर तुलना कर देते हैं, दोनों की तुलना करने पर दोनों विमीय सूत्र की तुलना करने पर तो यहां से हमको ए बराबर क्या मिल जाएगा, 0, बी बराबर 1 और सी बराबर क्या मिलेगा, -1। दोनों की तुलना की है तो यहाँ पे हमको जो घात है वो a की घात 0 हो जाएगी, b की घात 1 है और c की घात -1, ये मिल गया। अब हमको किसी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का एक सूत्र होता है कि n2 बराबर n1 इंटू में m1 अपान m2 का पावर a, l1 अपान l2 का पावर b और t1 अपान t2 का पावर c। ये सूत्र होता है क्या निकालने का, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने का। अब ये सूत्र कैसे आता है, वो इसकी शुरुआत कुछ और है कि अभी मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र लिख दिया हूँ। जबकि ऐसा होता है कि एक अगर पहले पद्धति का जो मान है वो द्रव्यमान का हो जाएगा m1 और l1 और समय का t1। उसी तरह से दूसरे पद्धति के लिए जो द्रव्यमान का मान होगा m2, लंबाई l2 और समय क्या हो जाएगा t2। और जो n1 और n2 है तो ये पहले पद्धति का संख्यात्मक मान हो जाएगा और n2 जो है तो दूसरे संख्या पद्धति का जो है तो संख्यात्मक मान हो जाएगा। तो ये जब कभी भी सवाल दिया रहता है तो उसमें जो भी वैल्यू दी रहती है वो हरदम पहली पद्धति का जो मान दिया होता है, यानी m1 का मान दिया होगा, l1 का मान दिया होगा और t1 का मान दिया होगा। तो जैसे यहाँ पे 332 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो ये n1 की वैल्यू दी है 332। अब आपको n2 जो है तो फाइंड करना होगा। तो हम डायरेक्ट इस सूत्र में लेकर देखते हैं कि ये कह क्या रहा है और क्या मान जो है तो हमको रखना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे, इस सूत्र का ध्यान में रखेंगे और ये जो है तो वैल्यू पुट करेंगे। तो n2 बराबर n1 की वैल्यू क्या मिल गई थी, 332 ये दिया है, m1 अपान n2। यहाँ की घात क्या था, a था, तो a की वैल्यू क्या मिल गई थी हमें, 0। फिर l1 अपान l2, इसकी घात क्या दिया था, b। तो b का मान था 1 और t1 अपान t2, इसका मान था -1।
ठीक है, एबीसी की वैल्यू निकाले थे तो ए का बराबर 0 था, बी बराबर 1। ये कहां से आया था, एल टी इनवर्स 1। ये था वेग का विमीय सूत्र। ये जो है तो वेग का विमीय सूत्र है, तो वेग के विमीय सूत्र में तुलना किए थे तो ए की घात 0 मिल जाता है, बी की घात 1 और टी की घात -1। अब यहाँ पे ये प्रश्न बोला था ना कि मीटर प्रति सेकंड से हमको किस में लाना है, किलोमीटर प्रति आवर में जाना है। तो यहाँ से n2 की जो वैल्यू होगी 332 गुने m1 बटे m2। तो m1 जो है तो हम m1 जो दोनों में है ही नहीं है, यहाँ पे 0 दिया है तो 1 बटे 1 ले लेते हैं। इस दोनों की घात क्या हो जाएगी 0, यानी ये वाला भाग कट ही जाएगा क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू 0 की 1 हो जाएगी। अब L1 किस में दिया है, यहाँ पे बोल रहा है मीटर में, तो L1 1 मीटर ले लेते हैं। दूसरा ये किलोमीटर में लाना है तो एक क्या आ जाएगा किलोमीटर, इसकी घात क्या हो जाएगी 1। T1 यहाँ दिया है 1 सेकेंड में पहले है और नीचे क्या दिया है आवर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पावर में -1। यानी ऊपर में जो भी वैल्यू दी है वो सभी किसकी होगी, पहली पद्धति की है, यानी M1 का, L1 का और T1 का। अब इसको हम चेंज करते हैं तो इसका जो मान है वो बराबर करना पड़ेगा। तो अगली जो वैल्यू आ जाएगी 332 गुणे इसकी वैल्यू, किसी भी संख्या का घात अगर 0 तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो इसको 1 रख लेते हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, मीटर वाले को 1 मीटर, अब इसको 1000 मीटर यूनिट बराबर कर देते हैं, इसकी घात 1 बटे 1000 हो गया। फिर 1 सेकेंड है, इसकी 1 घंटे दिया है तो इसको भी हम किस में चेंज कर लेते हैं 60 गुणे 60 सेकेंड में आ गया, इसकी घात माइनस। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अब आगे क्या आ जाएगी वैल्यू, आगे की जो वैल्यू आ जाएगी वो n2 बराबर 332 गुणे 1 बटे 10 की घात 3, इसको लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है। फिर 1 बटे 36 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हैं इसको, और इसका पावर क्या है -1। ठीक है, अब इसको अगर हल करते हैं तो n2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 332 गुने, ये 10 की घात ऊपर ले जाते हैं अगर तो क्या हो जाएगा -3, और ये 10 की घात इस -1 का अगर गुणा करते हैं तो ये 1 के बटे में दिया है, 1 के बटे में, तो इसको हम ऐसा अगर लिख दें 36 गुणे 10 की घात -2, तो ये इसका माइनस इनवर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब हट जाएगा, क्योंकि ये इनवर्स में था तो ये हो जाएगा ऐसा। तो इसको हम 36 गुणे पलट देंगे तो बटे के बटे जब संख्या रहती है तो क्या हो जाती है n2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 332 गुणे 10 की घात -3, और गुणे ये 36 ऊपर चला गया और 10 की घात भी ऊपर हो गया, नीचे किस में आ जाएगा ये बटे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे आगे स्टेप में, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, n2 बराबर 332 गुणे 36 गुणे 10 की घात -3 है, इधर 10 की घात +2, तो 10 की घात किस में बचेगा -1 में बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी टोटल 1195, n2 बराबर 1195 और 10 की घात -1 है, तो 10 की घात ये -1 इधर आके मतलब बटे में 10 रहता, तो हम इसको अगर n2 की जो वैल्यू हटाते हैं तो 1100.5 ये किस में आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर में, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई दूसरी पद्धति में n2 की वैल्यू वो क्या आ जाएगा 119.5 1195.2, इसकी जो वैल्यू है शायद थोड़ा सा 1195
2, कुछ और वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट नहीं है ये थोड़ा सा, तो इसका 1195.2, एक 10 जो है तो इधर आएगा तो 1 दशमलव इधर लग जाएगा, तो 1195.2 किलोमीटर पर आवर। यानी इस तरह से दूसरी पद्धति में जो दूसरा जो मान हो गया, हम ये पहले पद्धति में मान था किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, अब जो उत्तर आ गया आपका किलोमीटर आवर में। तो इस तरह से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि का जो है तो हम बीमी सूत्र के माध्यम से कैसे मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, देखते हैं। मान लेते हैं अगर कोई बीमी राशि ले लेते हैं, कोई भौतिक राशि ले लेते हैं, मान लेते हैं वेग ले लिया, तो वेग का जो बीमी सूत्र होता है m0 L T इनवर्स 1 होता है। तो अब हमें वेग का जो है तो केवल हमको इसका बीमी सूत्र अगर मिला है तो हम वेग का यहाँ से मात्रक कैसे निकालेंगे तो वो देखते हैं। तो वेग का मात्रक निकालने के लिए यहाँ पे m की घात 0, मतलब यहाँ पे द्रव्यमान क्या है, अनुपस्थित है, द्रव्यमान है ही नहीं। लंबाई दिया है तो L दिया, मतलब वो क्या है, लंबाई, और इनटू में समय का क्या है, इनवर्स है, इनवर्स में। तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई बटे क्या लिख सकते हैं, समय। तो ये लंबाई का जो मात्रक होता है वो किस में होता है, मीटर में, और समय का मात्रक क्या हो जाता है, सेकंड में। तो इसका जो मात्रक मिल गया वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, या तो इसको लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। तो ये इसका हमको मात्रक मिल जाएगा। किसी भी मतलब भौतिक राशि का बीमी सूत्र की सहायता से हम उसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो या मीटर प्रति सेकंड कहते हैं या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, अगर बल ले लेते हैं, ठीक है। बल का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है mL/T-2। बल का बीमी सूत्र क्या हो गया, mL/T-2। तो अब इसमें हमें द्रव्यमान भी दिख रहा है, लंबाई भी है और समय भी है। तो इसका जो मात्रक निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान, m दिया द्रव्यमान, गुणे लंबाई इंटू समय का क्या है, -2 पावर। तो अब समय -2 में है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी द्रव्यमान क्या हो गया, m इंटू L लंबाई हो गया, और समय कहाँ चला गया, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान को हम किस में लिख सकते हैं, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर, और ये समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक यानी बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या तो इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड को न्यूटन कहते हैं। यानी इसका जो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। तो एक मात्रक हमको क्या मिल जाएगा, ये किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या तो फिर न्यूटन। तो इस तरह से किसी भी भौतिक राशि का हम बीमी सूत्र की सहायता से उसका हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से ये 4 अनुप्रयोग थे बीमी सूत्र के। पहला था किसी भौतिक राशि के लिए उसके समीकरण की शुद्धता की जांच कीजिए। दूसरा था कि किसी भौतिक राशि का आपस में संबंध स्थापित कीजिए। तीसरा था कि किसी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में उसका मात्रक बदलिए। और चौथा है कि किसी भौतिक राशि के बीमी सूत्र की सहायता से उसका मात्रक ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से 4 एप्लीकेशन थे, चारों को हमने करके बताया। इसमें आपको वीडियो में एक पार्ट फर्स्ट मिला होगा, तो पार्ट फर्स्ट में केवल भौतिक के समीकरण की शुद्धता की जांच मिली थी, लेकिन पार्ट 2 में अन्य तीनों जो है तो एप्लीकेशन को हमने समझाया है। ठीक है, धन्यवाद।